These two shots took me 7 months to recreate in Houdini और तुम्हें बताना है कि ये वर्थ इट था या नहीं। और तुम्हें लग रहा होगा कि प्रोजेक्ट हैवी था, टेक्सचर्स ज्यादा हाई क्वालिटी के होंगे, डेटा ज्यादा था। वेल हाँ वो सब है, बट वेट फॉर इट एंड आई एम आल्सो गोना एक्सप्लेन हाउ आई रिक्रिएटेड दीस शॉट्स और मेरा क्या क्या प्रोसेस रहा था इस सीन को बनाने के लिए, जो कि था एक टीवी सीरीज से मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर, जो कि एप्पल टीवी पे है। एंड आई थिंक यू आर गोना लव द रिजल्ट्स। तो सबसे पहले अपने दोनों शॉट्स को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इन दोनों शॉट्स को 16:9 में शूट करूंगा। इसको याद रखना 16:9 को। सो वी टुक आवर शॉट्स विद कैमरा ट्रैकर्स एंड विद सम फेक रेन व्हिच वाज यूजलेस। सो नाउ आई नीड द कैमरा डेटा इन Houdini और Houdini का तो अपना कोई कैमरा ट्रैकर है नहीं, सो ईदर आई कुड यूज आफ्टर इफेक्ट्स और ब्लेंडर। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट तो Houdini में ही बनाना है और ब्लेंडर का कैमरा ट्रैकर मुझे कुछ खासा पसंद नहीं है। बट उसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है कि कैमरा डेटा को आफ्टर इफेक्ट्स से Houdini में कैसे लेके जाया जाए। ईदर यू कैन टेक इट टू ब्लेंडर या फिर ब्लेंडर से तुम Houdini में लेके जा सकते हो, पर आफ्टर इफेक्ट्स से Houdini में जाने के लिए कोई ऐसा डायरेक्ट टूल, स्क्रिप्ट्स या कुछ नहीं थी। देन आई केम अप विद दिस ब्रिलियंट आइडिया। सिंपल था बट ब्रिलियंट था। तो मैंने आफ्टर इफेक्ट्स का कैमरा डेटा पहले ब्लेंडर में भेजा और ब्लेंडर के बाद मैंने उसे Houdini में भेजा यूजिंग 2 स्क्रिप्ट्स, जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैंने गॉडजिला का मॉडल इंटरनेट से पहले डाउनलोड किया और यहाँ पे मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। मैंने कैरेक्टर एनिमेशन को किया बहुत बेसिक तरीके से Houdini में, क्योंकि और कोई ट्यूटोरियल मुझे मिला नहीं। और एक एपेक्स रिग नाम की रिग यूज़ होती है जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, बट मुझे उसका कोई ट्यूटोरियल मिला नहीं, तो मैंने इसी से ही किया था क्योंकि मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमेशन नहीं करनी थी। और मैंने सीरीज़ के शॉर्ट को भी एज अ रेफरेंस ले लेकर उस एनिमेशन को किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बट टाइम काफ़ी लगा था इसमें। और सिमुलेशन का मेरा कुछ खासा प्लान था नहीं, पर फिर मुझे लगा कि अगर मैं इसे Houdini में बना रहा हूँ, जो कि एक बीस्ट है व्हेन इट कम्स टू सिमुलेशंस, तो मुझे लगा मुझे करना चाहिए। और इसीलिए मैंने उसमें वाटर की, रेन की और फॉग की सिमुलेशन को बनाया। फॉग सिमुलेशन काफ़ी चैलेंजिंग था, उसकी भी आगे बात करते हैं। अच्छा, मैं जितना ईजिली तुम सबको बता रहा हूँ उतना ईजिली था नहीं, क्योंकि मेरे पास इस प्रोजेक्ट को करने के लिए टाइम अरेंज करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट वर्क थे और बीच में एग्जाम्स भी थे, तो उसके बीच में काफ़ी मुश्किल था। तो सिमुलेशन डन, एनिमेशन डन और 1 महीना एग्जाम्स पे स्पेंड करने के बाद वी आर बैक ऑन द प्रोजेक्ट एंड इट्स टाइम टू रेंडर। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, यहाँ पे मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, उसके बारे में आगे बात करेंगे, जो कि था कि इस सीन के लिए हमें गॉडजिला का एक हाईली डिटेल्ड मॉडल चाहिए, ना कि एक मॉडल जिसके नॉर्मल मैप के भरोसे हम इस सीन को बना सके। पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुझे मॉडलिंग तो आती नहीं है, मे बी फ्यूचर में सीख लूँ, बट अभी के लिए तो इसी से काम चलाना था। और अब रेंडरिंग में और बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि Houdini में 2 रेंडरिंग ऑप्शन यूज होते हैं, एक मंत्रा और एक कर्मा। मंत्रा CPU को यूज करता है रेंडरिंग के लिए और कर्मा में भी हम CPU को यूज कर सकते हैं, बट उसमें एक ऑप्शन होता है XPU का, जिसमें वो CPU और GPU दोनों को यूज करता है। और ऑब्वियसली मुझे अपना रेंडर टाइम कम करना था, इसीलिए मैं कर्मा में उसको रेंडर करना चाहता था। बट वो भी कहाँ ईजी था, उसके लिए हमको एक अलग से पैनल सीखना पड़ता है जिसका नाम था सोलारिस, क्योंकि उसी के अंदर हम कर्मा रेंडर को ऑपरेट कर सकते हैं। और XPU से रेंडर करने के लिए हम प्रिंसिपल शेडर को यूज नहीं कर सकते टेक्सचरिंग के लिए, उसके लिए अलग नोड्स का यूज करना पड़ता है, जो कि मटेरियल X नाम की नोड्स आती है। हमें उस सेटअप का यूज करना पड़ता है उसको टेक्सचर करने के लिए, ताकि हम उसको XPU से रेंडर कर पाए। फिर क्या था, मुझे सोलारिस सीखना पड़ा। सारी टेक्सचरिंग मैंने दोबारा से करी, गॉडजिला टेक्सचरिंग डन, वाटर टेक्सचरिंग डन, बट अगेन फॉग एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इसमें कौन सी नोड लगाऊं जो मेरा रेंडर टाइम कम कर सके। तो इसके लिए भी मैंने काफी ट्राई किया कि मैं फॉग को जल्दी से जल्दी रेंडर कर पाऊं, बट रेंडर टाइम वाज टू मच। और यहाँ पे मुझे पता लगा कि फॉग को रेंडर करने में ज्यादा टाइम लगता ही है। एक फ्रेम को रेंडर करने के लिए मुझे 1 से 2 घंटे का टाइम लग रहा था, पर इसका एक सिंपल सा हैक था कि मैं उसको CPU से रेंडर कर लूं। और CPU से रेंडर करने के लिए भी टाइम ज्यादा लग रहा था, एक फ्रेम के लिए 5 मिनट, बट ऑब्वियसली वो 1-2 घंटे से तो कम था, सो आई वेंट विद दैट ऑप्शन। तो मैं तुम्हें एक और मजे की बात बताता हूँ। इतना माथा मारने के बाद, इतनी ज्यादा उस पर मेहनत करने के बाद, मैंने फॉग और वाटर स्प्लैशेस के एनिमेशन को यूज ही नहीं किया, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली सिमुलेशन अच्छे से नहीं आती है और इसी वजह से मुझे वो डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। मैंने काफी ट्राई किया, बट वाटर एनिमेशन और फॉग इतनी ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रही थी, तो मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। और इसी तरह से इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए Houdini में, और उनके सॉल्यूशंस देखने के लिए ट्यूटोरियल्स देख देख के मेरा तो दिमाग खराब हुआ, क्योंकि एक साइकिल से बन चुकी थी। मैं एक चीज पे काम करता था तो वर्क नहीं करती थी, मैं उसका सोल्यूशन ढूंढता था तो वो भी वर्क नहीं करता था, फिर दूसरा सोल्यूशन ढूंढा वो भी वर्क नहीं किया, तो फिर दोबारा से स्टार्टिंग से जाकर स्टार्ट किया। शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इसलिए, पर वो भी वर्क नहीं किया। देन अगेन सेम प्रॉब्लम्स, पर जैसे तैसे ट्यूटोरियल्स देख के मैंने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया एंड आई पुल्ड दिस ऑफ। और इस प्रोजेक्ट में जितने भी ट्यूटोरियल से मुझे हेल्प किया, मैं उसे नीचे लिंक कर दूंगा, अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है तो तुम चेकआउट जरूर कर लेना। अच्छा, वैसे मैंने तुम्हें बताया कि नहीं कि इस प्रोजेक्ट से पहले मुझे Houdini की उतनी ही नॉलेज थी जितनी एक मछली को साइकिल की।
एग्जैक्टली जीरो। हाँ, मुझे हुडीनी चलाना नहीं आता था, इसीलिए ये प्रोजेक्ट मैंने हुडीनी में ट्राई किया ताकि मैं इसको सीख भी पाऊँ, और इसीलिए भी मुझे इसमें काफी टाइम लगा और काफी चैलेंजेस आए थे और काफी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी जो काफी बड़ी लग रही थी और लग रहा था इसका सोल्यूशन पता नहीं क्यों मिल ही नहीं रहा है, जबकि काफी सिंपल सा सोल्यूशन था उसका। ये बिल्कुल वैसा था जैसे हम स्कूल में मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी हम कितना भी ट्राई कर ले बस पता ही नहीं लगता था कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। बट वंस यू गेट इट, इट्स ऑल गुड। One of the key principles of neuroplasticity is this notion of making errors as a good thing toward neuroplasticity. Whenever we're trying to learn something new, if we make an error, we know it feels frustrating, but that state of frustration actually cues up particular brain areas to be more alert so that on subsequent attempts to learn that thing, we have a heightened level of focus and a higher probability of learning the new skill, regardless of what that skill is. तो मैंने फॉग, वाटर स्प्लैशेस और रेन हुडीनी वाले तो यूज की नहीं, तो इसलिए फॉग मैंने बना लिया आफ्टर इफेक्ट्स में फ्रैक्टल नॉइज इफेक्ट का यूज कर और क्लाउड्स और स्काई के लिए मैंने स्टॉक फुटेजेस डाउनलोड कर ली थी pexel.com से, और रेन के लिए मैंने यूट्यूब से स्टॉक वीडियोस डाउनलोड कर ली थी, वो इनफ थी उसके लिए। और एक्सप्लोजंस मैंने प्रोडक्शन क्रिएट से डाउनलोड कर लिए थे जब मैंने वो 11 वर्सेस हेलीकॉप्टर वाली वीडियो बनाई थी, चेक। और ये 3D बसेस, कार, रॉक्स, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, ये सब मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया, वही सारी फ्री वेबसाइट से। और एनिमेशन मैंने बनाई मिक्सिमो में, और इस सबको मैंने लास्ट में कंपाइल कर दिया एलिमेंट 3D में ही डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट्स। तो इतना सब करने के बाद कंपोजिटिंग, रेंडरिंग, सिमुलेशन, कैरेक्टर एनिमेशन, शॉट्स, इस सब के बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हाँ, रिमेंबर व्हेन आई सेड, मैंने डिसाइड किया कि मैं इन दोनों शॉट्स को 16:9 में शूट करूंगा। मुझे सबसे बड़ा वही मेरा बैड डिसीजन लग रहा था, क्योंकि ये सिनेमैटिक नहीं लग रहा था, मुझे काफी फ्लैट सा सीन लग रहा था। तो गेस व्हाट, इसके लिए आई डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो इन द एंड स्टेज। तो मैंने हुडीनी में जाकर कैमरा का रेशियो चेंज किया, उसके बाद अपनी एनिमेशंस और सिमुलेशन को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया, दोबारा से ये सारा रेंडर निकाला और आफ्टर इफेक्ट्स में भी सब कुछ किया, वहां पे भी रेशियोज को एडजस्ट किया, और इतना सब करने के बाद यू मे एंजॉय। तो इस प्रोजेक्ट में मैंने काफी कुछ सीखा, और जो मैंने सीखा उसके बेसिस पर डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, तो इसीलिए अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।